नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास तक हमने पढ़ा कि राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप, जिसमें हम अरावली पर्वतीय प्रदेश की चर्चा कर रहे थे। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो कि राजस्थान में कर्मवती या तानपुरे के समान है, जो राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तार किए हुए। यदि हम इसकी संपूर्ण चर्चा करें तो हमने पढ़ा कि अरावली पर्वतमाला पालमपुर गुजरात से लेकर रायसीना पर्वत दिल्ली तक विस्तृत है, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर। और हमने इस अरावली पर्वतीय प्रदेश का ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण किया था कि ऊंचाई के आधार पर हम इस अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो उस दौरान हमने पढ़ा कि ऊंचाई के आधार पर हमें इससे 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा प्रथम उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली और तीसरा इसका भाग दक्षिणी अरावली। हमने यह भी पढ़ा कि अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ती जाती है। उसी ऊंचाई को आधार मानते हुए हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश को राजस्थान में 3 भागों में विभाजित किया। यदि हम अरावली पर्वतमाला के कुल विस्तार की बात करें तो राजस्थान में इसका कुल क्षेत्रफल का 9.3 भाग पर विस्तृत है, और जिसमें राजस्थान की कुल 10% जनसंख्या निवास करती है। मुख्यतः हमने ये पढ़ा कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में 7 जिले पहले में, जिसमें उत्तरी अरावली की चर्चा हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। उत्तरी अरावली मुख्यतः 3 जिलों में विस्तार है, इसमें जयपुर, दौसा और अलवर, जिसकी हम चर्चा कर चुके थे। उत्तरी अरावली में कौन कौन सी पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, कौन सा पठार यहाँ पर विस्तृत है और कितने इसमें दर्रे। तो हमने ये पढ़ा कि उत्तरी अरावली में किसी प्रकार का कोई दर्रा नहीं। आज हम चर्चा करेंगे मध्य अरावली की, कि मध्य अरावली को लेकर हमसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मध्य अरावली की क्या क्या विशेषताएं। तो चलते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली में सबसे पहले कि इसका विस्तार किस जिले में, तो मध्य अरावली का मुख्यतः विस्तार अजमेर जिले में, या यूं कहें कि मध्य अरावली अजमेर जिले में विस्तृत है। वैसे भी अजमेर को लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि अजमेर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है, इसलिए अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। हम बात कर रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो अरावली पर्वतमाला का मध्य जो भाग है वो अजमेर में स्थित है। इस प्रदेश में और क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी चर्चा करते हैं। हमने पहले भी चर्चा की कि किसी भी प्रदेश के बारे में सबसे पहले उसका विस्तार पूछा जाता है कि वह किन जिलों में विस्तृत है, उसके बाद में उस क्षेत्र की विशेषताएं। हम अरावली पर्वतीय माला की बात कर रहे थे, तो यह एक पर्वत प्रदेश है और पर्वत प्रदेश में विस्तार और चोटियाँ और पहाड़ और पठारों की चर्चा की जाती है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ, कौन कौन से पहाड़ हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार अजमेर जिले में। सबसे पहले हम चर्चा ये करते हैं कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पर्वत चोटियां कौन सी हैं, जो मुख्यतः अजमेर या मध्यवर्ती जिले में। तो यहाँ पर सबसे पहली चोटी है मिराई जी, या इसी पर्वत चोटी को टोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह मध्यवर्ती अरावली के अजमेर जिले में विस्तृत है और इसकी कुल ऊंचाई 933 मीटर है। यदि हम बात करें इस मिराई जी की या टोडगढ़ की, तो यह मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, या तो ऑप्शन में आपको टोडगढ़ मिलेगा या मिराई जी मिलेगा। इसकी कुल ऊंचाई 933 मीटर। यदि हम उत्तरी अरावली की बात करें तो हमने वहां पढ़ा कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर, जो सीकर जिले में विस्तृत है, और यह मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। यदि हम उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी और मध्य अरावली की चोटियों दोनों की तुलना करें तो मिराई जी रघुनाथगढ़ की चोटी से नीचे है।
इस क्षेत्र की दूसरी जो ऊंची चोटी है वह है तारागढ़। तारागढ़ भी अजमेर में है और इस पर्वत चोटी की ऊंचाई 873 मीटर है। यदि हम बात करें तारागढ़ की तो इसी तारागढ़ पर्वत चोटी पर तारागढ़ का दुर्ग बना हुआ है। इसी तारागढ़ दुर्ग को अजमेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम अजमेरू की बात करें तो अजमेर का जो प्राचीन नाम है वह भी अजमेरू है। तारागढ़ पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई 873 मीटर है, इसी तारागढ़ की दुर्ग चोटी पर तारागढ़ दुर्ग जिसका दूसरा नाम है अजमेरू दुर्ग बना हुआ है। यदि हम इस दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह और घोड़े की मंजार स्थित है। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग में है और यहीं पर इसी दुर्ग में विश्व की एकमात्र घोड़े की मंजार जिसे कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। यदि हम बात करें मध्य अरावली की तीसरी चोटी की तो वह है नाग पहाड़। हमने ये पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, जब हम चर्चा कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली एक नदी लूणी नदी जो हुआ उस क्षेत्र की मुख्य नदी है, नाग पहाड़ से निकलती है। यह नाग पहाड़ पुष्कर में स्थित है। नाग पहाड़ पुष्कर अजमेर में स्थित है। इस पहाड़ी की कुल चोटी 793 मीटर है। नाग पहाड़ की बात करें कि नाग पहाड़ है क्या, पुष्कर व अजमेर के आसपास सर्पिलाकार पहाड़ियां, पुष्कर व अजमेर के आसपास की जो सर्पिलाकार पहाड़ी हैं उन्हीं का नाम नागपाड़ है। नागपाड़ मुख्यतः पुष्कर अजमेर में है। इसकी कुल ऊंचाई 793 मीटर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य अरावली की ये प्रमुख चोटी है, जिसमें पहली मुराइजी या मिराइजी जिसे हम टोटगढ़ कहते हैं जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। दूसरी ऊंची पर्वत चोटी तारागढ़ जिसकी ऊंचाई 873 मीटर और तीसरी पर्वत चोटी नागपाड़ जो 793 मीटर है। या यूं पूछा जा सकता है कि अजमेर व उसके आसपास की सर्पिलाकार पहाड़ियों किस नाम से जाना जाता है, तो नाग पहाड़ के नाम से जाना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि अजमेर या मध्य अरावली में स्थित प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। दर्रों को हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में कि घाट या नाल कहा जाता है। दर्रे होते क्या हैं? दर्रे होते पहाड़ी क्षेत्रों में बीच तंग या संकड़े रास्तों को दर्रे कहा जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख दर्रों की बात करें तो लगभग मध्य अरावली के समस्त दर्रे अजमेर में स्थित है, परंतु एक दर्रा अपवाद स्वरूप मध्य अरावली का अजमेर से बाहर है, तो वह है बर दर्रा। यह बर दर्रा पाली जिले में स्थित है। यदि हम बात करें कि बर दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है, तो यह दर्रा बर पाली को ब्यावर अजमेर से जोड़ता है। यह मध्य अरावली के एकमात्र ऐसा दर्रा है जो अजमेर से बाहर दूसरे जिले में है, जो पाली में है। बर पाली को ब्यावर से जोड़ने वाला जो प्रमुख दर्रा है वह बर दर्रा। यदि हम इस क्षेत्र के अन्य दर्रों की बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अन्य प्रमुख दर्रे जिसमें सूराघाट, शिवपुरी, पीपली, अरनिया, झीलवाड़ा, ये सभी दर्रे अरावली पर्वतमाला के मध्य अरावली में अजमेर जिले में स्थित हैं। इस प्रकार ये मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे, जिसमें पहला दर्रा बर जो पाली में है, जो पाली को ब्यावर अजमेर से जोड़ता है। शेष दर्रे मध्य अरावली के जैसे सूराघाट, शिवपुरी, पीपली, अरनिया और झीलवाड़ा, ये सभी दर्रे मध्य अरावली के अजमेर जिले में स्थित है। यदि हम बात कर रहे थे भौतिक स्वरूप की, तो राजस्थान को भौतिक स्वरूप की दृष्टि से हमने 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उन सभी की बात करें और उनमें से यदि हम टुकड़ों की बात करें, जैसे हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी दो भागों में बांटा, शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क रेतीला मैदान, उनको भी हमने आगे खंडों में विभाजित कर लिया था। उसी प्रकार अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी हमने खंडों में विभाजित किया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। यदि किसी छोटे से विभाग की बात की जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक विभाग कौन सा है, तो मध्य अरावली राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक विभाग है। मध्य अरावली राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक विभाग है। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक विभाग कौन सा है, तो मध्य अरावली राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक विभाग है, यदि ऑप्शन में मध्य अरावली दिया गया है तो। अब आगे हम चर्चा करते हैं दक्षिणी अरावली की, कि दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतिम और तीसरे भाग दक्षिणी अरावली प्रदेश की बात करते हैं। यदि हम संरचनाओं की दृष्टि से देखते हैं तो दक्षिणी अरावली में दो तरह की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। पहली संरचना कि यहाँ पहाड़ भी पाए जाते हैं और दूसरी संरचना है कि यहाँ पठार भी पाए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं कि पहाड़ और पठार में भिन्नता क्या है, या यूं कहें कि पठार किसे कहते हैं या पहाड़ किसे कहते हैं, तो उसकी चर्चा करते हैं। पहाड़ी भाग वह उच्च भूमि जिसका शीर्ष नुकीलापन लिए हो पहाड़ कहलाते हैं, और ऐसी उच्च भूमि क्षेत्र जिसका शीर्ष या ऊपरी भाग समतल हो वह पठार के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार वह उच्च भूमि जिसका शीर्ष नुकीला हो पहाड़ कहलाते हैं, और वह उच्च भूमि क्षेत्र जिसका शीर्ष समतल हो पठार कहलाते हैं। पठार की उत्पत्ति कैसे होती है? जमीन से निकलने वाला लावा चारों तरफ बिखर कर कालांतर में ठंडा हो जाने की वजह से और समतल आकृति ले लेता है, उसे हम पठार के नाम से जानते हैं। इस प्रकार दक्षिणी अरावली में पहाड़ और पठार दोनों पाए जाते हैं। यदि हम दक्षिणी अरावली की बात करें तो इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक आबूखंड और दूसरा मेवाड़ प्रदेश। दक्षिणी अरावली को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। यदि हम संपूर्ण अरावली की बात करें तो उसे हमने ऊंचाई के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली को भी दो भागों में विभाजित किया गया, आबूखंड और दूसरा मेवाड़ प्रदेश। आबूखंड माउंट आबू और सिरोही के आसपास का क्षेत्र, और मेवाड़ प्रदेश प्राचीन काल में जो मेवाड़ रियासत थी उसके आसपास का क्षेत्र। पहले हम बात करते हैं आबूखंड की। इस क्षेत्र में मुख्यतः पठार पाए जाते हैं, यह पठारी भाग है। और इस क्षेत्र की पठारों की यदि बात करें तो उसमें सबसे पहले पठार आता है उड़िया का पठार। ध्यान रहे कि उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि राजस्थान के सिरोही में है। और इसकी यदि हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है लगभग 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार जो राजस्थान की सिरोही में, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। इसी उड़िया के पठार से लगभग 160 मीटर की नीचा एक दूसरा पठार है जिसे हम बोलते हैं आबू का पठार। जो उड़िया के पठार से लगभग 160 मीटर नीचा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आबू के पठार की ऊंचाई 1200 मीटर है। यह भी राजस्थान के सिरोही जिले में, और यह राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च पठार है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार उड़िया का पठार, और दूसरा जो सर्वोच्च पठार है वह आबू का पठार है। इसी आबू के पठार पर राजस्थान का एक शहर माउंट आबू बसा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर कौन सा है? माउंट आबू है।
जो लगभग राजस्थान का 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ। बहुत सी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो वह है माउंट आबू। यदि हम ऊंचाई की दृष्टि से बात करें तो ऊंचाई होने के कारण राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू है, और आर्द्रता सर्वाधिक होने के कारण सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी माउंट आबू है। राजस्थान में यदि हम किसी स्थान विशेष की बात करें तो सबसे ज्यादा आर्द्रता माउंट आबू में और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी माउंट आबू में। इसी माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान है। इसी माउंट आबू में एक झील बनी हुई है जिसे हम नक्की झील के नाम से जानते हैं। माउंट आबू जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है और इसी ऊंचे शहर में नक्की झील है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की जो झील है वो नक्की झील है। नक्की झील एक क्रैटर झील है। क्रैटर झील क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहूंगा मैं, कि क्रैटर झील जब जमीन से ज्वालामुखी फटती है तो ज्वालामुखी का एक छिद्र जो पृथ्वी की धरातल के ऊपर नजर आता है, उससे ज्वालामुखी का लावा निकलता है। लावा निकल के चारों ओर बिखर जाता है, कालांतर में वह ठंडा हो जाता है। जिस स्थान पर छिद्र ज्वालामुखी का मुंह होता है वो कालांतर में ढक जाने की वजह से एक झील का रूप ले लेता है। उसमें कालांतर में पानी भर जाने से वह एक झील बन जाती है। इस प्रकार जो ज्वालामुखी के लावे से निर्मित जो झील होती है वह क्रैटर झील के नाम से जानी जाती है। यदि यह झील काफ़ी बड़ी हो जाती है तो उसे हम कालडेरा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार नक्की झील एक क्रैटर झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। इस झील के बारे में यह भी किंवदंती है कि यह देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदी गई है, क्योंकि हमने अभी बात की कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है और सबसे ऊंचा स्थान है। तो सबसे ऊंचे स्थान पर शीत ऋतु में जो तापमान है वह 0 डिग्री के सेल्सियस या उससे नीचे गिर जाता है, इसलिए वहाँ पानी जम जाता है। तो सर्दियों के समय में नक्की झील का पानी जम जाता है, पूर्ण रूप से नहीं जमता, जबकि नक्की झील का ऊपरी जो परत है पानी की वह जम जाती है। इस प्रकार नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है जो माउंट आबू में स्थित है। यदि हम इस क्षेत्र की और बात करें तो यहाँ से एक शब्द और पूछा जा सकता है कि भाकर क्या है। प्रश्न पूछा जाता है कि भाकर क्या है। पूर्वी सिरोही व जालोर में पाई जाने वाले तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। पूर्वी सिरोही व जालोर में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां भाकर के नाम से जानी जाती है। जिसमें हम बात करते हैं कि हमने 2 भाकरों के नाम सुने हैं जो प्रसिद्ध है, एक रोजा भाकर या रोजा भाकर, दूसरा इसराना भाकर। दोनों के दोनों भाकर पहाड़ियां जालोर जिले में स्थित है। रोजा भाकर और इसराना भाकर जो कि जालोर में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं। रोजा भाकर की ऊंचाई की बात करें तो यह 733 मीटर और इसराना भाकर 839 मीटर। यदि हम रोजा भाकर और इसराना भाकर की बात करें, चूंकि दोनों की दोनों पहाड़ियां हैं और पहाड़ी ऊंचाई चोटियों की बात करें तो ये दोनों पहाड़ी चोटियां भी हैं जो अरावली पर्वतीय प्रदेश से पृथक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जालोर जिले में। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम मेवाड़ प्रदेश की। मेवाड़ प्रदेश जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दक्षिणी अरावली के अंदर आबू खंड और मेवाड़ प्रदेश है। यहाँ पर 2 प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, एक पहाड़ और पठार। हम इस मेवाड़ प्रदेश में मुख्यतः कौन कौन से पठार पाए जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि दक्षिणी अरावली में आबू खंड में जो पठार पाए जाते हैं उनकी बात की। उड़िया का पठार जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा हमने पढ़ा आबू का पठार जो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। मेवाड़ प्रदेश की बात करें तो इस क्षेत्र में कौन से पठार पाए जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। इन प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य पठारों में बुराट का पठार। यदि हम बात करें ऊंचाई की दृष्टि से तो यह राजस्थान का तीसरा सर्वोच्च पठार है।
ऊंचाई की दृष्टि से पहला पठार उड़िया का पठार, दूसरा आबू का पठार और तीसरा बोराट का पठार। पहले दोनों पठार सिरोही में थे। यह उड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित। यदि हम इस उड़िया के पठार के विस्तार की बात करें तो यह गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य विस्तृत है। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का जो पठारी भाग है वह बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान का तीसरा सर्वोच्च पठार है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम मेवाड़ प्रदेश में पाए जाने वाले अन्य पठारों में, जिसमें बोमट का पठार मुख्य है। यदि हम बोमट के पठार की बात करें कि यह किस क्षेत्र में विस्तृत है तो यह उदयपुर से डूंगरपुर से बांसवाड़ा और बांसवाड़ा से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का वह भाग जहां पर बोमट भील जनजाति निवास करती है। जिस क्षेत्र में बोमट भील जनजाति निवास करती है उस पठारी भूभाग को बोमट के पठार के नाम से जाना जाता है या बोमट के पठार के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें इतिहास की दृष्टि से तो यहाँ से इतिहास में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोमट भील आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ। बोमट भील आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ तो हम यहाँ से इसका उत्तर ये रहेगा कि उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का पठारी भाग जिस क्षेत्र में बोमट भील जनजाति रहते हैं उसे बोमट के पठार के नाम से जाना जाता है। और बोमट के पठार में जो भीलों द्वारा आंदोलन किया गया था उसे बोमट भील आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसी आंदोलन का एक अन्य नाम है एकी आंदोलन। यदि इस आंदोलन के नेतृत्व की बात करें कि बोमट भील आंदोलन या एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो वो थे मोतीलाल तेजावत, या यूं कहें कि बोमट भील मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में किया गया था। बोमट भील आंदोलन या एकी आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। तो इस प्रकार राजस्थान के दक्षिणी अरावली मेवाड़ प्रदेश में ये बोराट का पठार और बोमट के पठार मुख्य है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, या गोगुंदा उदयपुर व कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में पाया जाने वाला पठार कौन सा है, उदयपुर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा के मध्य पाया जाने वाला पठार कौन सा है, या उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच बोमट क्षेत्र में पाया जाने वाला पठार कौन सा है। तो यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और ऑप्शन में बोराट का, बोमट का, उड़िया का पठार ये ऑप्शन में बार बार आ जाते हैं। तो ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं क्योंकि ये एक से शब्द लगते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं मेवाड़ प्रदेश में पाए जाने वाले अन्य पठारों की, इस क्षेत्र में और कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट इस क्षेत्र में पाया जाने वाला पठार है ऊपरमाल का पठार। यदि इस पठार के विस्तार की बात करते हैं कि ऊपरमाल का पठार किस क्षेत्र में, तो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर बैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर बैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के बीच में पाया जाने वाला पठारी भूभाग ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें कि इस क्षेत्र का नाम ऊपरमाल क्यों पड़ा तो हम थोड़ा सा इतिहास में भी इस नज़र पर दौड़ाते हैं कि बिजोलिया, जो कि भीलवाड़ा में इस क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ था जिसे हम बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि बिजोलिया क्या था। बिजोलिया एक परगना था और इस परगने की स्थापना, बिजोलिया परगना की स्थापना अशोक परमार के द्वारा की गई थी।
खानवा के युद्ध की चर्चा करते हैं। खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ राजपूतों को आमंत्रित किया, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के नेतृत्व में राजस्थान के सभी राजपूत शासकों ने हिस्सा लिया था। उसमें अशोक परमार के द्वारा भी खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सैनिक सहायता दी गई थी। जब अशोक परमार के द्वारा खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सैनिक सहायता दी गई, तो राणा सांगा के द्वारा खुश होकर अशोक परमार को मेवाड़ प्रदेश के ऊपर का जो पठारी भाग था वह भेंट कर दिया गया था। उसी ऊपर के पठार को ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है, जो कि बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य। मैं चर्चा करना चाहूँगा बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में बात करते हैं तो साधु सीताराम दास के कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक ने 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला और 1917 के अंदर विजय सिंह पथिक के द्वारा इस क्षेत्र में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कब संभाला, 1916 में। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किसके कहने पर संभाला, तो साधु सीताराम दास के। यदि यहाँ से और प्रश्न पूछा जाए कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे मन्ना जी पटेल। या यूं कहें कि 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने के बाद इस क्षेत्र के किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए एक पंच बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे ऊपरमाल पंच बोर्ड की कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1917 में मन्ना जी पटेल की अध्यक्षता में की गई। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि इस क्षेत्र में और कौन से पठार पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पठार में देखते हैं कि इस नेक्स्ट पठार है इस क्षेत्र का लासोड़िया का पठार। यदि हम बात करें कि लासोड़िया के पठार का विस्तार किस क्षेत्र में है, तो इसका विस्तार है उदयपुर जिले में जयसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कटा फटा पठार। उदयपुर में जयसमंद से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कटा फटा जो पठार है वह लासोड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में यदि बात करें तो लासोड़िया को लेकर भी इतिहास में प्रश्न पूछा जा सकता है कि लासोड़िया आंदोलन किस क्षेत्र में या किस जिले में हुआ। तो लासोड़िया आंदोलन उदयपुर जिले में जयसमंद से आगे का वह क्षेत्र जहां पर कटा पठार या विच्छेदित पठार है, पठारी क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो आंदोलन किया गया था वह लासोड़िया का पठार के नाम से जाना जाता है। लासोड़िया का पठार के अंदर जो आंदोलन शुरू किया गया था वह आंदोलन क्यों हुआ, किसके नेतृत्व में, उसकी चर्चा करते हैं। संत मावजी के नेतृत्व में भील बालिका को शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु व समाज सुधार हेतु उदयपुर में जयसमंद से आगे पूर्व की ओर कटा पठा या विच्छेदित पठार है जिसमें भील जनजाति निवास करती है, उस क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ जिसे लासोड़िया आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसका नेतृत्व संत मावजी ने किया। क्यों किया? इस क्षेत्र में भील बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और समाज में सुधार करने के लिए जो आंदोलन किया गया था वह लासोड़िया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यदि हम संत मावजी की बात करते हैं तो इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी
जिसे हम निष्कलंक संप्रदाय के नाम से जानते हैं। संप्रदाय की बात की जाते हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो संत नागजी ने। पठार की बात करें तो उदयपुर में जयसमंद झील से आगे जो कटा फटा पठार है वह लासोड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। अन्य पठारों की बात करते हैं तो मेसा का पठार जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसी मेसा के पठार पर राजस्थान का एक दुर्ग बना हुआ है जिसे हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। यदि हम इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक की बात करें कि इसका स्थापना किसने की, तो वो थे चित्रांगद या चित्रांग मौर्य, जिसने मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना की। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि मेसा का पठार किन दो नदियों के संगम के समीप है, या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किन दो नदियों के संगम के स्थित है, तो यह पठार गंभीरी व बेडच नदियों के संगम स्थल के निकट है। इस मेसा के पठार की यदि हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 620 मीटर है, जो कि गंभीरी व बेडच नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। मेसा के पठार पर जो थे 620 मीटर ऊंचा, इस पर एक चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है जिसकी स्थापना चित्रांग या चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाई गई थी। यदि हम दक्षिणी अरावली के मेवाड़ प्रदेश के अन्य पठारों की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में अन्य पठारों में बिजासन का पठार जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, और धोराजी का पठार जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इस प्रकार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में दो पठार है, एक मेसा का पठार और धोराजी का पठार। बिजासन का पठार भीलवाड़ा में हमने एक और पठार की बात की थी जो भीलवाड़ा बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक है, जिसे हम ऊपरवाल के पठार के नाम से जानते हैं। इस प्रकार दक्षिणी अरावली की ये मुख्य पठार थे। हमने ये पढ़ा कि दक्षिणी अरावली में पठार भी पाए जाते हैं और यहाँ की दूसरी भौगोलिक संरचना पहाड़ भी पाए जाते हैं। तो अब इस क्षेत्र की हम चर्चा करते हैं कि इस क्षेत्र में और मुख्यतः कौन कौन से पहाड़ पाए जाते हैं, उन पहाड़ों की अपने चर्चा करते हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में दक्षिणी अरावली उत्तरी और मध्य अरावली की तुलना में अधिक विस्तृत और फैली हुई है। दक्षिणी अरावली में पाई जाने वाली प्रमुख पहाड़ियों की चर्चा करते हैं। तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो उनमें पहली है गिरवा। कि गिरवा क्या है, आप सभी ने इसे पढ़ा होगा कि उदयपुर व उसके आसपास अर्धचंद्राकार पहाड़ी, अर्धचंद्राकार या तस्करी नुमा पहाड़ियां, उदयपुर व उसके आसपास जो अर्धचंद्राकार या तस्करी नुमा पहाड़ियां हैं उन्हीं को स्थानीय भाषा में गिरवा के नाम से जाना जाता है। जैसे यह उदयपुर शहर है, इसके चारों ओर अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को ही गिरवा के नाम से जाना जाता है, जो या तो अर्धचंद्राकार है या तस्करी नुमा है। इन्हीं तस्करी नुमा या अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को गिरवा के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है देश हरो। कि देश हरो क्या है, देश हरो उदयपुर में है। उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य वर्ष भर हरा भरा रहने वाला स्थान। क्योंकि जरगा एक पर्वत चोटी है, देशहरो उदयपुर में जरगा व रागा पर्वत पहाड़ियों के मध्य का जो वर्ष भर हरा भरा रहने वाला स्थान है, उसी स्थान को किस नाम से जाना जाता है,
देशहरों के नाम से जाना जाता है। तीसरा, दक्षिणी अरावली की पहाड़ियों की चर्चा में तीसरा महत्वपूर्ण शब्द आता है मेवल। कि मेवल क्या है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पाई जाने वाली पहाड़ियां। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ियां पाई जाती है उन्हें वहां के स्थानीय लोग मेवल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा कि दक्षिणी अरावली की प्रमुख पठार और पहाड़ों की बात करें तो गिरवा जो उदयपुर के आसपास अर्धचंद्राकार व तस्करीनुमा पहाड़ियां, देशहरों उदयपुर में जरंगा व रागा पर्वतमाला के मध्य का वह भाग जहां पर वर्ष भर हरियाली बनी रहती है या वर्ष भर हरा भरा रहने वाला इलाका देशहरों के नाम से जानते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उन्हें मेवल के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में अन्य विशेषताओं की बात करते हैं कि इस क्षेत्र की पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं, वो किन किन जिलों में विस्तृत है और उन पर्वत चोटियों की ऊंचाई कितनी है, उनकी हम चर्चा करते हैं। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करते हैं। प्रमुख पर्वत चोटियां, तो इसमें सबसे पहली आती है गुरु शिखर, जिसके बारे में हम सभी को विदित है कि गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इस पर्वत चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर की बात करें तो इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर की उपाधि से नवाजा है। या यूं कहें कि संतों का शिखर किस पर्वत चोटी को कहा जाता है, तो गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। इसी गुरु शिखर के ऊपर दत्तात्रेय जी का मंदिर बना हुआ है। पूछा जा सकता है कि दत्तात्रेय जी का मंदिर किस पर्वत चोटी पर है, तो गुरु शिखर पर सिरोही जिले में। दूसरी इस क्षेत्र की प्रमुख चोटी है शेर, यह भी राजस्थान के सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। तीसरी इस क्षेत्र की प्रमुख चोटी आती है दिलवाड़ा, यह भी राजस्थान के सिरोही जिले में, जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। गुरु शिखर जो कि राजस्थान के सिरोही में 1722 मीटर, शेर जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर सिरोही में। तीसरी सर्वोच्च चोटी क्षेत्र की दिलवाड़ा सिरोही में, जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर। चौथी प्रमुख चोटी है जरंगा, जो कि उदयपुर में, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। जरंगा की यदि बात करें तो यह राजस्थान में बुराट के पठार में स्थित है। राजस्थान की यह चोटी जरंगा उदयपुर में बुराट के पठार में स्थित है। पांचवी प्रमुख चोटी की बात करते हैं तो अंचलगढ़, यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1380 मीटर। छठी प्रमुख चोटी है कुंभलगढ़, जो राजस्थान के राजसमंद जिले में, जिसकी ऊंचाई 1224 मीटर है। सातवीं इस क्षेत्र की प्रमुख चोटी ऋषिकेश, जो राजस्थान के सिरोही जिले में 1017 मीटर। आठवीं प्रमुख चोटी कमलनाथ उदयपुर में, जिसकी ऊंचाई 1001 मीटर। नौवीं प्रमुख चोटी है सज्जनगढ़, जो कि उदयपुर में, जिसकी ऊंचाई 938
मीटर। इस प्रकार दक्षिणी अरावली की ये प्रमुख चोटी, जिसमें से अधिकांश प्रमुख चोटियां सिरोही जिले में स्थित हैं। यदि हम बात करें गुरु शिखर की, तो यह राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। ये यूं कहें कि राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। यदि हम इस गुरु शिखर की बात करें तो ये हिमालय पर्वत से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य की सर्वोच्च चोटी है। हिमालय पर्वतमाला और नीलगिरी के पहाड़ियों के बीच में कहीं को सर्वोच्च चोटी है तो वह गुरु शिखर। दूसरी सर्वोच्च चोटी है शेर सिरोही, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर। तीसरी दिलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर। चौथी जरंगा जो उदयपुर में बोराट के पठार में 1431 मीटर। पांचवी अंचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर। छठी कोमलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर। सातवीं ऋषिकेश सिरोही 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में 1001 और नौवीं प्रमुख चोटी सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर। इस प्रकार ये दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां थी। यदि हम बात करें राजस्थान में प्रमुख चोटियों के क्रम की बात, तो ये 6 प्रमुख चोटियां ऐसी हैं जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियों में आती है। 7वीं चोटी की बात करें तो ऋषिकेश नहीं है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, जो कि 1017 मीटर से अधिक है। तो यदि हम सभी प्रमुख चोटियों को क्रम से रखना चाहें तो आप उसे एक व्यवस्थित क्रम में अलग से लिखकर याद कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे 2 तरह से पूछा जा सकता है कि मिलान करो, चोटियों के नाम दे देंगे, आगे डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, या चोटियों के नाम दे देंगे, आगे ऊंचाई क्रम में दे देंगे, या आपको प्रमुख चोटियों के नाम दे देंगे, उन्हें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो इस क्षेत्र में ये प्रमुख चोटियां पाई जाती है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि इस क्षेत्र के और कौन सी प्रमुख चोटियां या इस क्षेत्र से पृथक कौन सी चोटियां। तो हमने ये पढ़ा कि ये तो अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां। इसके अलावा अरावली पर्वतीय प्रदेश से पृथक प्रमुख चोटियां, अरावली पर्वतमाला से पृथक जो चोटियां हैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। तो प्रथम चोटियों के अंदर पहली है डोरा पर्वत। यह राजस्थान के जालोर जिले में इस डोरा पर्वत की ऊंचाई है 869 मीटर। फिर हमने पढ़ा इसराना बाकर और तीसरा रोजा बाकर। ये दोनों भी राजस्थान के जालोर में स्थित है। इसराना बाकर में हमने देखा इसकी ऊंचाई 839 मीटर और रोजा बाकर की ऊंचाई 830 मीटर। इस प्रकार ये प्रमुख चोटी गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरंगा, अंचलगढ़, कुंभलगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ और सज्जनगढ़ ये अरावली पर्वतमाला में दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। अरावली पर्वतमाला से जो पृथक चोटियां हैं, डोरा पर्वत 869, इसराना बाकर 839 और रोजा बाकर 730 मीटर है। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं और उन दर्रों की विशेषता क्या है, या वो किन किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उनमें से कौन कौन से रेल मार्ग और कौन कौन से सड़क मार्ग हैं। तो दक्षिणी अरावली में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, उन दर्रों की हम बात करते हैं, या इन्हें नाल भी कहा जाता है या घाट कहा जाता है, जो कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले तंग या विकट रास्तों को दर्रे के नाम से जाना जाता है। यदि हम दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली के प्रमुख जो दर्रे हैं वो या तो पाली में मिलेंगे, या राजसमंद में, या उदयपुर में विस्तृत है। दक्षिणी अरावली में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे पाली, राजसमंद और उदयपुर में। इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो इन क्षेत्रों में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, तो उन दर्रों में सबसे पहले आता है दर्रा देसूरी घाट का दर्रा या देसूरी घाट। यह दर्रा पाली जिले में इस क्षेत्र में पाया जाने वाला दूसरा दर्रा है सोमेश्वर घाट, यह भी पाली जिले में। दोनों को दोनों दर्रे मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने का काम करते हैं। मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला तंग
रास्ता। देसूरी घाट व सोमेश्वर घाट दोनों पाली में है, जो मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने का काम करते हैं। इसी प्रकार मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाले तंग रास्तों में जीलवा या पगलिया की नाल भी आती है। यह रास्ता भी मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाली को या मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाले जो रास्ते हैं या नाल या दर्रे हैं, उनमें देसूरी घाट जो पाली में है, यह भी मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने का काम करता है। सोमेश्वर घाट यह भी पाली में है, जो मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने का काम करता है। जीलवा पगलिया की नाल यह भी मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाला एक तंग या विकट रास्ता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं राजसमंद जिले में कौन कौन से दर्रे मुख्य या विशेष हैं जो राजसमंद जिले में पाए जाते हैं। इन जिलों में आता है पाया जाने वाला प्रमुख दर्रा है कामली घाट और दूसरा गोरम घाट। ये दोनों के दोनों दर्रे राजसमंद में पाए जाते हैं। यह दर्रा आमेट जो कि राजसमंद में आमेट राजसमंद को मारवाड़ जंक्शन से जोड़ने वाला एक रेल मार्ग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आमेट घाट या गोरम घाट जो दर्रा है वो एक रेल मार्ग है जो आमेट राजसमंद को मारवाड़ जंक्शन से जोड़ने का काम करता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला अन्य दर्रा है हाथी गुडा की नाल। यह जो दर्रा है पाली को राजसमंद से जोड़ता है। पाली जिले को राजसमंद से जोड़ने वाला जो दर्रा है वह हाथीगुडा की नाल है। इसी हाथीगुडा की नाल के ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग बना, या यूं कहें कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस दर्रे के निकट बना या समीप बना है, तो वह हाथीगुडा की नाल के समीप बना है। तो इस प्रकार पाली और राजसमंद जिले के ये प्रमुख दर्रे। यदि हम इस क्षेत्र की और बात करें राजसमंद में और कौन से दर्रे पाए जाते हैं, तो इस क्षेत्र का एक प्रमुख दर्रा और है जिसे हम कहते हैं जीरावल की नाल। यह भी राजसमंद जिले में स्थित है। हम बात कर रहे थे दक्षिणी अरावली के दर्रों, एक बार पुनः इनका रिवीजन करना चाहूंगा कि दक्षिणी अरावली में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे या नाल कौन से हैं। तो यदि हमसे पूछा जाए कि दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से जिलों में विस्तृत हैं, तो वह पाली, राजसमंद और उदयपुर जिले में स्थित है। पाली में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों की बात करते हैं देसूरी घाट पाली में है और सोमेश्वर घाट पाली में। ये दोनों दर्रे मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाले दर्रे हैं। मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाले तंग रास्ते या विकट रास्ते। इसी प्रकार जीलवा या पगलिया की नाल है, यह भी मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाला एक तंग रास्ता है। राजसमंद की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जीरावल की नाल, कामली घाट, गोरम घाट और हाथीगुडा की नाल विस्तृत है। कामली घाट और गोरम घाट दोनों के दोनों मारवाड़ जंक्शन को आमेट राजसमंद से जोड़ने वाला एक रेल मार्ग है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन सा दर्रा ऐसा है जिस पर रेल मार्ग बना हुआ है, तो कामली घाट या गोरम घाट। हाथीगुडा की नाल है, यह पाली को राजसमंद से जोड़ने का कार्य करता है और इसी हाथीगुडा की नाल के ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि उदयपुर में मुख्यतः कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो ये थे पाली के और राजसमंद के प्रमुख दर्रे। अन्य दर्रे जो उदयपुर जिले में विस्तृत है उनकी चर्चा करते हैं। उन दर्रों में आता है प्रमुख दर्रा। इस क्षेत्र के प्रमुख दर्रों में देबारी की नाल या देबारी का दर्रा, यह राजस्थान के उदयपुर जिले की पहाड़ियों में है। यदि हम इस दर्रे की बात करें तो इस दर्रे पर NH-76 बना है, या हम यूं कहें कि नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो देबारी नाल से, जो कि उदयपुर में। यदि हम इस दर्रे की बात करें तो यह दर्रा
उदयपुर को चित्तौड़गढ़ से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट दर्रे की हम बात करते हैं इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र का नेक्स्ट दर्रा है हाथी दर्रा। ध्यान ये रहे कि हाथी दर्रा एक अलग दर्रा है, जबकि हाथीगुड़ा किनाल पृथक दी। हाथीगुड़ा किनाल पाली को राजसमंद से जोड़ने का कार्य करती थी, जिसके ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग उस दर्रे के समीप बना हुआ है पहाड़ी क्षेत्र में। हाथी दर्रा की बात करें तो यह दर्रा उदयपुर को पिंडवाड़ा सिरोही से जोड़ने का कार्य करता है। यदि नेशनल हाईवे की बात करें तो इस पर नेशनल हाईवे 78 बना हुआ है। जिस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र किस दर्रे से होकर गुजरता है, देवारी दर्रे से या देवारी की नाल से, उसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 हाथी दर्रा की नाल से गुजरता है, जो उदयपुर को पिंडवाड़ा सिरोही से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है इस क्षेत्र का दर्रे में केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल यह भी उदयपुर में स्थित है। इसी प्रकार केवड़ा की नाल भी उदयपुर में स्थित है। इसी प्रकार इस क्षेत्र का एक अन्य दर्रा फुलवारी की नाल, यह भी उदयपुर जिले में स्थित है। केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं कि केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल कहाँ पर है। तो केवड़ा की नाल की यदि बात करें तो यह केवड़ा की जो नाल है यह उदयपुर जिले में स्थित है। यह केवड़ा की नाल उदयपुर व जयसमंद झील को पृथक करने का कार्य करती है। उदयपुर प्रॉपर शहर और जयसमंद झील जो उदयपुर जिले में स्थित है, दोनों को पृथक करने का कार्य कौन करती है, केवड़ा की नाल करती है। इसी प्रकार केवड़ा की नाल उदयपुर जिले में विस्तृत है और फुलवारी की नाल भी उदयपुर जिले में विस्तृत है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट दर्रे की बात करते हैं तो एक और दर्रा आता है इस अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी अरावली का, बोरांग दर्रा। यह दर्रा माउंट आबू जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में को उदयपुर से जोड़ने का कार्य करती है। इस प्रकार दक्षिणी अरावली की ये महत्वपूर्ण और प्रमुख दर्रे थे जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इन नए परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता रहा है। फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल गत परीक्षाओं में लगातार कई बार पूछा गया है, तो ये परीक्षाओं आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि दक्षिणी अरावली में जो प्रमुख दर्रे हैं उनका एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार उसके क्षेत्र को आपस में जोड़ते हैं। तो चलते हैं उस चार्ट की तरफ। तो ये एक छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें कुछ दर्रों को दिखाया गया है जो उदयपुर और मारवाड़ मेवाड़ से जोड़ते हैं। जिसमें हमने पढ़ा देवारी की नाल जो चित्तौड़गढ़ को उदयपुर से जोड़ती है, इस पर NH 76 है। पिंडवाड़ा सिरोही को उदयपुर से जोड़ने वाला हाथी दर्रा जो NH 78 पर है। फुलवारी की नाल आमेर राजसमंद को उदयपुर से जोड़ने का कार्य करती है। केवड़ा की नाल है वो जयसमंद झील को उदयपुर शहर से पृथक कार्य करती है। यदि हम बात करें पाली मारवाड़ से, गोरम घाट दर्रा और कामली घाट जो मेवाड़ से जोड़ते हैं, यह एक रेल मार्ग है। सोमेश्वर दर्रा मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने का कार्य करता है। बर को ब्यावर अजमेर से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा बर दर्रा है जो कि पाली में। बर दर्रा मध्य अरावली का एक महत्वपूर्ण दर्रा है। इस प्रकार राजस्थान के ये अरावली पर्वतीय प्रदेश की चर्चा हमने पूर्ण कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम पूर्वी मैदानी प्रदेश व दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश से संबंधित विषयों की बात करेंगे। उनसे कौन कौन सी विशेषताएं, उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।